तीसरा वर्ग जिसमें किसान थे, स्वतंत्र और बंधक किसान थे। स्वतंत्र किसान थे और बंधक किसान थे। हमने देखा कि विशाल समूह की चर्चा करने पहले दो वर्णों का भरण पोषण करते थे। काश्तकार दो तरह के होते थे, एक स्वतंत्र किसान होता था और दूसरा सर्फ, जिसे कृषिदास कहा जाता था। सर्फ का अर्थ हिंदी में होता है कृषिदास। अंग्रेजी की क्रिया टू सर्व से बना है, यानी सर्फ किससे बना है तो अंग्रेजी की टू सर्व से बना है और हिंदी में इसे कृषिदास कहा जाता है। स्वतंत्र कृषक जो होते थे अपनी भूमि को लाड़ के काश्तकार के रूप में देखते थे। पुरुषों का सैनिक सेवा में योगदान देना आवश्यक था। कम से कम 40 वर्ष में एक वर्ष में कम से कम 40 दिन उनको सेवा देना पड़ता था और कृषक के परिवार को लाड़ की जागीरों पर जाकर काम करने के लिए सप्ताह में कम से कम 3 या उससे अधिक कुछ दिन निश्चित करने पड़ते थे। इस श्रम में होने वाला उत्पादन, जिसे श्रम अधिशेष कहा जाता था, सीधे लाड़ के पास जाता था। इसके अतिरिक्त इनको अन्य श्रम करने पड़ते थे, जैसे गड्ढा खोदना, जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करना, बाड़ बनाना, सड़कों इमारतें की मरम्मत करने की उम्मीद की जाती थी। इसके लिए उन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती थी। खेतों में मदद करने के अतिरिक्त स्त्रियों और बच्चों को अनेक कार्य करने भी पड़ते थे। सूत काटते थे, कपड़ा बुनते थे, मोमबत्ती बनाते थे और लाड़ के उपयोग हेतु अंगूर से रस निकालकर मदिरा तैयार करते थे। कभी कभी इन किसानों को राजा के द्वारा एक प्रत्यक्ष कर लगाया जाता था, जिसे टाइल या टैली कहा जाता था। यह दोनों कर जो थे पादरी और विजात वर्ग मुक्त थे इससे। कृषिदास की बात करें तो कृषिदास जो होता था अपने गुजारे के लिए जिन भूखंडों पर कृषि करते थे वो लाड़ के स्वामित्व में थे, इसलिए उस उपज का अधिकतर भाग लाड़ को ही मिलता था। वे उन भूखंडों पर भी कृषि करते थे जो केवल लाड़ के स्वामित्व में थे, इसके लिए उन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती थी। लाड़ की आज्ञा के बिना जागीर नहीं छोड़ सकते थे। लाड़ कई तरह के अधिकार का दावा करते थे, हालांकि इससे कृषिदासों को हानि हो सकती थी। सर्फ केवल अपने लाड़ की चक्की में ही आटा पीस सकते थे, उनके तंदूर में रोटी सेक सकते थे और उनकी मदिरा संपीडक में ही आसवन मदिरा और बियर तैयार कर सकते थे। लाड़ यह तय कर सकता था कि कृषिदास को किसके साथ विवाह करना चाहिए या फिर कृषिदास को पसंद के ही आशीर्वाद दे सकता था, परंतु इसके लिए वह शुल्क लेता था। 3 वर्गों के अलावा एक वर्ग और आता था, चौथा वर्ग कहलाता था, जिसमें नए नगर और नगरवासियों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, चौथा वर्ग का उदय कैसे हुआ था उसके बारे में देखते हैं। तो कृषि में जैसे जैसे विस्तार हुआ वैसे जनसंख्या, व्यापार और नगरों का भी विस्तार होने लगा था। यूरोप की जनसंख्या जहां 1000 में लगभग 420 लाख थी, वहीं बढ़कर 1200 में लगभग 620 लाख हो गई और 1300 ईस्वी तक आते आते 730 लाख हो गई। इस तरह से जब कृषि में उत्पादन बढ़ा, खाने पीने की चीजें बढ़ी, तो लोगों के जीवन में भी सुधार आ गया। 13वीं सदी में जहां तक औसत जीने की और 8वीं सदी में जो जीने की तुलना थी, दोनों में 10 गुना की या 10 वर्ष की अधिक वृद्धि हो गई। यानी कि 8वीं सदी में जो जीते थे वो 40 साल तक जीते थे, तो मान लीजिए कि 13वीं सदी में जीने वाले 10 साल बढ़ गए तो 50 साल तक जीने लगे थे। मतलब एक ऐसा उदाहरण कहा जा सकता है। रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात उसके नगर तो उजड़ गए और तबाह हो गए थे, लेकिन 11वीं सदी में जब कृषि का विस्तार हुआ तो वह अधिक जनसंख्या का भार सहने में सक्षम हुई और नगर फिर से बढ़ने लगे। जिन कृषकों के पास अपनी आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न होता था वे ऐसे स्थान भी महसूस करने लगे जहां पर अपने सामान को ले जाकर बेचे। इससे क्या होगा कि दुकान की स्थापना होने लगी, शहर बनने लगे, रोड बनने लगे, सब में विकसित हो गया। नगरों में कृषक परिवार के परिवारों के जवान लोगों को वैतनिक कार्य और लाड़ के नियंत्रण से मुक्ति मिलने लगी। नगर की हवा स्वतंत्र बनती थी, ऐसा एक कहावत कहा गया था। ठीक है, जब कोई भी व्यक्ति लाड़ की नजरों से दास होता था या किसान होता था, लाड़ की नजरों से 1 वर्ष या 1 दिन तक छिपे रहने में सफल हो जाता था तो उसको स्वाधीन नागरिक मान लिया जाता था या बन जाता था। नगरों में रहने वाले अधिकतर व्यक्ति या तो कृषक थे या भगोड़े कृषिदास थे, जो कृषि कार्य की दृष्टि से अकुशल श्रमिक थे। दुकानदार और व्यापारी भी बहुतायत यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, धीरे धीरे चल के आगे साहूकार और वकीलों की भी आवश्यकता महसूस हुई। नगरों की जनसंख्या लगभग 30,000 होती थी। ये कहा जाता था कि कितनी होती थी जनसंख्या नगरों की, तो 30,000 के लगभग होती थी। उन्होंने समाज में एक चौथा वर्ग बना लिया था। इस तरह से जो वकील हुए, साहूकार हुए, व्यापारी हुए और उस नगर में जो लोग रहने लगे, इस तरह से उन्होंने क्या किया कि चौथा वर्ग बना लिया। आर्थिक संस्था का आधार श्रेणी था। आर्थिक संस्था का आधार किसे माना जाता था? श्रेणी को। श्रेणी क्या थी? प्रत्येक शिल्प या उद्योग एक श्रेणी के रूप में संगठित था। यह एक ऐसी संस्था थी जो उत्पाद की गुणवत्ता, उसके मूल्य और बिक्री पर नियंत्रण रखती थी। श्रेणी सभागार प्रत्येक नगर का आवश्यक अंग था। 11वीं सदी आते आते पश्चिम एशिया के 7 नवीन व्यापारिक मार्ग विकसित हो रहे थे। स्कैंडिनेविया के व्यापारी वस्त्र के बदले फर और शिकारी बाज लेने के लिए उत्तरी सागर से दक्षिण की समुद्र यात्रा करने लगे थे और यहाँ पर अंग्रेजी व्यापारी रंगा बेचने के लिए आते थे। यहाँ पे 12वीं सदी तक फ्रांस में वाणिज्य और शिल्प विकसित होने लगा था।